किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना, 50 के अंदर, 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस लेक्चर में ये पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं वापस से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं क्योंकि ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये एक ऐसा ब्रांच है ये एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे आपका एक्स मैट्रिक्स जो है होता है ना, वो एक टॉल मैट्रिक्स होता है। आपका एक्स मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है सर? टॉल मैट्रिक्स। रिवाइज कर लेते हैं। हम कैसे एग्जाम्पल के साथ काम कर रहे थे सर? हम सोच रहे थे कि मेरे पास जो इनपुट है एक्स, वो दो फीचर्स का है। इसलिए आपका डेटा सेट कैसे दिखाई देता था? x1 एक फीचर होता है, x2 एक फीचर होता है और करस्पॉन्डिंग लेबल होता है। तो आपका डेटा सेट आपने कुछ ऐसा सोचा था और यहाँ पे आपने ऐसा पर्टिकुलर हमेशा एजम्पशन लिया है कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो n है वो ग्रेटर देन 3 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन 3। ये 3 क्यों आया था सर? जितने आपके पास फीचर्स हैं +1 करके आपने यहाँ पे लिखा है। अगर आप आपका एक्स मैट्रिक्स बनाओगे ना तो आपको सेंस बनेगा। आपका एक्स मैट्रिक्स आप कैसे बनाते थे? x1 फीचर वाला कॉलम यहाँ पे रखते हो, x2 फीचर वाला कॉलम आप यहाँ पे रखते हो, आपका ऑल वन वाला कॉलम आप यहाँ पे रखते हो, राइट? उस हिसाब से आपका यहाँ पे इस तरह से आपका एक एक्स मैट्रिक्स क्रिएट होता है। इसमें कितने रोज हो गए सर? जितने ऑब्जर्वेशन से उतने ही रोज हो गए, राइट? तो आपका एक्स मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस 3 है, राइट? n रोज और 3 कॉलम्स। तो आप ऐसे पर्टिकुलर एक्स मैट्रिक्स के साथ काम करने के बारे में सोच रहे थे जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन 3। इसका इनडायरेक्टली मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीचर्स। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं चाहिए तो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस number of observations is greater than number of features। ओके? आप ऐसे पर्टिकुलर ब्रांच में काम कर रहे थे अब तक। ऐसे पर्टिकुलर ब्रांच में आप अब तक काम कर रहे थे। हमेशा n वॉज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब क्या है? x आपका एक टॉल मैट्रिक्स था। x जो मैट्रिक्स है वो आपका एक टॉल मैट्रिक्स है क्योंकि रोज ज्यादा है, आप बोल रहे हो कॉलम्स कम है, बोल रहे हो, राइट? रोज ज्यादा है। ओके, यहाँ पे आपका एक्स मैट्रिक्स कैसे दिखाई देता है सर? आपका एक्स मैट्रिक्स एक टॉल मैट्रिक्स दिखाई देता है। अगर इसे आप विजुअली थोड़ा देखना चाहते हो, मैं आपको विजुअली भी आपको थोड़ा दिखा सकता हूँ। ये वापस बनाते हैं चाहिए तो। सोचिए कि आपके x1 में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होने के कारण वो एक लंबा कॉलम दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपका x2 भी एक लंबा कॉलम आपको दिखाई दे रहा है और आपका ऑल वन वाला कॉलम भी आपको एक लंबा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप आपका एक्स मैट्रिक्स विजुअलाइज कर सकते हो। वो इस तरह से एक टॉल मैट्रिक्स है सर, n क्रॉस 3 का। ये एक टॉल मैट्रिक्स वाला केस था। ओ, अब हम डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसे पर्टिकुलर केस के साथ हम डिस्कस करना प्रिफर करेंगे जहां पे आपका एक्स कैसा होगा सर? इस बार आपका एक्स एक फैट मैट्रिक्स होगा। एक फैट मैट्रिक्स होगा। और ये पर्टिकुलर ऐसा पर्टिकुलर डेटा सेट आपको कहाँ पे मिलता है पता है? हेल्थ केयर डोमेन में आपको बहुत मिलता है। हेल्थ केयर डोमेन में आपको बहुत मिलता है। मैंने अपने मशीन लर्निंग के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं वो हेल्थ केयर डोमेन में ही किए हैं। इसलिए मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर केसेस कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं सर। ये तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जनरली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि जब आपका एक्स फैट मैट्रिक्स होगा तब वहां पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, आपके जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है वो कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही अच्छा रिगरस डिस्कशन करके बताऊंगा। ओके, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम ये पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले जैसे आपने यहां पे एक एजम्पशन लिया था
राइट। आपने इस पर्टिकुलर ब्रांच को समझने के लिए एक एजम्पशन लिया था कि आपका एक्स एक दो फीचर वाला डेटा है। अभी आपके एक्स को जब आप फैट मैट्रिक्स की तरह इमेजिन करना चाहते हो, उसके लिए मैं एक अलग एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, मैं एक्स को सोचना चाहता हूं एक फैट मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। तो मैं सोच रहा हूं कि मेरा एक्स जो है, मेरा इनपुट जो है, वो मैं थ्री फीचर्स का सोचना चाहता हूं। तो आपका डेटा सेट कैसे दिखाई देगा सर? x1 एक फीचर होगा, उसमें x2 एक फीचर होगा, एक x3 एक फीचर होगा, राइट। और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लेबल वाला कॉलम होगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास इस तरह से यहाँ पे इतने ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो इस बार आपका एक्स मैट्रिक्स आप मुझे लिख के बता सकते हैं क्या कैसे दिखाई देगा? आप सोच सकते हैं कि x1 वाला फीचर कॉलम आप यहाँ पे रखोगे, x2 वाला कॉलम आप यहाँ पे रखोगे, आपके x3 वाला कॉलम आप यहाँ पे रखोगे, आपका 1 वाला कॉलम आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका कुछ तो वो n क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दिखाई देगा। ये अब इस बार मैट्रिक्स का साइज क्या है सर? n क्रॉस 4 है, क्योंकि मैंने तीन फीचर्स लिए थे तो +1 इसके हिसाब से n क्रॉस 4 बन गया। ओके, तो आपका फैट मैट्रिक्स होने के लिए क्या नेसेसरी होगा सर? कि ऑब्जर्वेशंस कम होने चाहिए, कॉलम्स ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आपका x आप फैट इमेजिन करना चाहते हो, राइट। इस पर्टिकुलर केस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सोचने वाला हूं कि आपका n इज लेस देन 4। ओके, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 के जगह आप अब से 4 सोचना। क्या सोचेंगे सर? n इज लेस देन 4। बहुत ही ब्यूटीफुल आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगा, बस समझने की कोशिश करिए। आपके इस पर्टिकुलर ब्रांच को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पास ज्यादा फीचर्स हो, इसलिए मैंने तीन फीचर्स के साथ काम करना प्रीफर किया है, और मैंने सोचा है कि मेरा ऑब्जर्वेशंस कम हो गए सर, लेस देन 4 हो गए। ओके, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी आपके सामने पिच करूंगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर केस से, इस पर्टिकुलर केस से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो वो केस की कहानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले कहानी लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये पर्टिकुलर केस एक्चुअली फिफ्थ केस है, केस फिफ्थ। n इज लेस देन 4, राइट। आपका x आपका फैट मैट्रिक्स है, और मैं सोच रहा हूं कि आपका रैंक ऑफ x इज इक्वल टू n। ये कैसे आया सर? थोड़ी देर में समझ में आएगा। और y इज प्रेजेंट इन दी कॉलम स्पेस ऑफ x। ओके, सबसे पहले आपका सिस्टम 1 यहां पे लिख लेते हैं, और आपका सिस्टम 2 यहां पे लिख लेते हैं। x थीटा इक्वल टू y, x ट्रांसपोज x, थीटा हैट इक्वल टू x ट्रांसपोज y। मुझे बताइए, आपके x मैट्रिक्स का साइज क्या होगा सर? अभी अभी हमने देखा था n क्रॉस 4 होगा। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका थीटा एक वेक्टर है जो मल्टीप्लाई होना चाहता है x से, तो उसका साइज क्या होना पड़ेगा सर? 4 क्रॉस 1 का होना पड़ेगा। और y का साइज क्या होना पड़ेगा सर? रिजल्टेंट n क्रॉस 1 का साइज होना पड़ेगा। ओके, x ट्रांसपोज का साइज क्या है सर? 4 क्रॉस n है, x का साइज है n क्रॉस 4, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट का साइज क्या बन गया सर? 4 क्रॉस 4। ओके, x ट्रांसपोज x का साइज है 4 क्रॉस 4। वापस से सेम, अगर यहाँ पे एक थीटा वेक्टर है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसका साइज तो 4 क्रॉस 1 ही होना पड़ेगा। ओके, अब मुझे बताइए रिजल्टेंट वेक्टर का साइज क्या होगा सर? ये एक वेक्टर है, इसका साइज होना पड़ेगा 4 क्रॉस 1। ओके सर, शुरू करते हैं डिस्कशन को बहुत ही बेसिक्स के साथ। सबसे पहले रैंक ऑफ x इक्वल टू n कैसे आ गया इस बार? ठीक है, पहले तो यहाँ पे 3 लिखते थे या फिर लेस देन 3 लिखते थे, राइट। मतलब एक नंबर होता था यहाँ पे। और अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के कंपैरिजन में क्यों बात हो रही है रैंक ऑफ एक्स की? इसे अगर आप समझना चाहते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स को लिखिए। उसका साइज क्या है सर? n क्रॉस 4 है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक
देखना चाहते हो ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ उसमें कितने रोज हैं, कॉमा उसमें कितने कॉलम्स हैं, इन दोनों में से ही एक नंबर आप यहां पे लिख सकते हो, इन दोनों में से एक नंबर आप यहां पे लिख सकते हो। अब मुझे बताइए, एन छोटा है या फिर 4 छोटा है? एन छोटा है, राइट? आपके इस पूरे ब्रांच में हमेशा एन छोटा होने वाला है, राइट? एन छोटा होने वाला है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ एन कॉमा 4 क्या मैं बोल सकता हूं? हमेशा एन ही होगा, ठीक है? तो आप ऐसा सोच सकते हो कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में ना हमेशा आपका रैंक ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू एन। और इसमें ये पर्टिकुलर केस कैसा केस है सर, जहां पे मैं कंसिडर करूंगा रैंक ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन। ओके, तो बाकी केसेस में हम दूसरा कहानी भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये पर्टिकुलर केस कैसा कंसिडर कर रहा हूं सर, जब मैं इक्वल कंसिडर करूंगा क्या होता है मुझे देखना है। ओके, तो ये पर्टिकुलर कहानी हम केस फिफ्थ में डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर अभी तक आपको ये 4x1 का वेक्टर कैसे आ गया अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ट्रेनिंग डेटा सेट आपको कैसा मिला होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेनिंग डेटा सेट, यहाँ पे मैं ए अच्छे से लिख लेता हूँ एक बार। ट्रेनिंग डेटा सेट में आपने क्या सोचा है सर, x1 एक फीचर है, x2 एक फीचर है, x3 एक फीचर है, राइट? और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग लेबल है, राइट? तो x1 के लिए एक m1 कोफिशिएंट आएगा, राइट? x2 के लिए एक m2 कोफिशिएंट आएगा, x3 के लिए एक m3 कोफिशिएंट आएगा, और एक इंटरसेप्ट वाला भी तो पैरामीटर है m0। तो आपके पास 4 पैरामीटर्स हो गए साइड, राइट? 3 फीचर्स हैं तो 4 पैरामीटर्स हो गए, तो इस हिसाब से ये 4x1 का वेक्टर है। इतना एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूं कि आपको पता होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन गया, हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में आपको रैंडम नॉइज 0 सोचना है। तो आपका जो डेटा सेट है उसमें जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो एक परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप के साथ बने हैं, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप के साथ। ओके, यहाँ पे चाहिए तो वो रिलेशनशिप लिख लेता हूं। आपका जो वाई आई है वो कैसे बना है आप सोच सकते हो, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m0। ओके, यहाँ पे चाहिए तो आई वाला टर्म में ऐड करता हूं सुपरस्क्रिप्ट में। आपका हर एक ऑब्जर्वेशन आपके डेटा सेट में एक परफेक्ट रिलेशनशिप के साथ बना है, इसलिए आपका y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। देखो, सिस्टम 2 का तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता था, राइट? सिस्टम 2 का तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पर क्योंकि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, आपके सिस्टम 1 का भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इस बार। ओके, यहां पे जो आप थीटा वेक्टर निकालने वाले हो और यहां पे जो आप थीटा हैट वेक्टर निकालने वाले हो वो क्या होगा सर, वो सेम होगा। ये हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आपका y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, थीटा एंड थीटा हैट सेम होता है। ओके, जो भी आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे वो सेम होगा इस सॉल्यूशन के साथ। अब ध्यान से सोचते हैं कि आपका x में 4 कॉलम्स है क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉलम्स है, क्या चारों के चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, मुझे देखना है। ओके, तो देखिए, रैंक ऑफ x इज इक्वल टू n। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपके x मैट्रिक्स में n लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स तो है ही, आपके x मैट्रिक्स में n लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स मैं एक साथ देख पाऊंगा हमेशा, n लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। पर n क्या है सर, लेस देन 4 है, तो मैं बोल सकता हूं कि लेस देन 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है मेरे पास, लेस देन 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है मेरे x में। तो ऑटोमेटिकली मतलब बन गया कि x में सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस बार जो आपका थीटा है वो यूनिक नहीं है सर, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक्सपेक्टेशन है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे। ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में भी
सारे कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। एक्चुअली ये सॉल्यूशन ही जब सेम है तो यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट होना ही पड़ेगा। ओके ओके, तो हम दुविधा में पहुंच गए राइट वापस से। तो इसका मतलब है कि मेरे पास वापस से कंफ्यूजन हो जाएगा कि इन सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से मुझे कौन सा सॉल्यूशन मैं चूज करूं, राइट? क्योंकि मुझे नॉइस नहीं है, फिर भी अभी मैं ये ट्रू पैरामीटर्स नहीं पता कर सकता। नॉइस नहीं है सर, फिर भी आपके अभी ये ट्रू पैरामीटर्स आप नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन होगा जहां पे एग्जैक्टली आपका M1 M2 M3 M0 मैच होने वाला है, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन सा है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं पता है, ऐसे पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं पता है, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से, ठीक है, ये जो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं आपके थीटा के, समझिए कि इस सेट में, समझिए कि इस सेट में वो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। उसमें से आप क्या करोगे पता है, जिस वेक्टर का नॉर्म सबसे मिनिमम था, जिस वेक्टर का सबसे नॉर्म मिनिमम था, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट थीटास हैं, पर जिसका सबसे छोटा लेंथ है, ठीक है, जिसका सबसे छोटा यूक्लिडियन लेंथ है, उसे आप सेलेक्ट करते हो। आप समझ पा रहे हो क्या इसका सॉल्यूशन मैं आपको क्या बता रहा हूं? जब भी आप एक्चुअली आप नंपाई यूज करोगे लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, या फिर आप आपका साइकिट-लेर्न यूज करोगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, वो कभी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसा बताता है क्या? वो हमेशा आपको आपका एक थीटा वेक्टर आपको निकाल के देता ही है सर। हमेशा आपको वो आपका एक थीटा वेक्टर 4x1 का इस केस में आपको निकाल के देगा। उसमें यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा। पर आपकी तो अंडरस्टैंडिंग है राइट कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पे थीटा कैसे है मेरे पास इनफाइनाइट थीटास है। तो आपका लाइब्रेरी आपको एक वेक्टर कैसे निकाल के दे रहा है? वो जो एक वेक्टर आपको निकाल के दे रहा है ना, उसका आप समझ सकते हैं कि उसका स्मॉलेस्ट नॉर्म था, उसका स्मॉलेस्ट नॉर्म था। ठीक है, तो लीस्ट नॉर्म सॉल्यूशन आप सेलेक्ट करते हो जब भी हम प्रैक्टिकली ऐसे दुविधा में पहुंचते हैं। तो एक उसका एक सॉल्यूशन है, मतलब एक उसका एक उपाय है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि इन सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से आप एक टीटा अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो टीटा सेलेक्ट करिए जिसका इक्विलिडियन डिस्टेंस, सॉरी इक्विलिडियन लेंथ सबसे कम से कम हो, जिसका नॉर्म सबसे छोटा हो। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आया, जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके आया हूं। ओके, अभी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये पर्टिकुलर केस 5 के लिए मैंने एक एग्जाम्पल सोचा है। इसका विजुअलाइजेशन मैं नहीं दूंगा, विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में वो समझना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या सोचा है सर, n शुड बी लेस देन 4 एंड रैंक ऑफ x शुड बी इक्वल टू n एंड y शुड बी प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। सबसे पहले ये मैंने कैसे मेक श्योर किया, देखिए यहाँ पे आपके जो भी डेटा सेट है, ठीक है, वो मैंने कैसे बनाया सर, इस रिलेशनशिप के साथ बनाया। यहाँ पे मैंने कोई रैंडम नॉइस नहीं सोचा है, मैंने इस ट्रू रिलेशनशिप के साथ बनाया। यहाँ पे कोई रैंडम नॉइस नहीं है, तो आपका डेफिनेटली y वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ x में होगा। सबसे पहले आपका x मैट्रिक्स यहाँ पे बना लू क्या? x मैट्रिक्स आप कैसे सोच सकते हैं, यहाँ पे x1 फीचर होगा, यहाँ पे x2 फीचर होगा, यहाँ पे x3 फीचर होगा, और यहाँ पे ऑल वन वाला एक वेक्टर होगा। इस तरह से आपका x एक n×4 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपका n क्या है सर, यहाँ पे आपका n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, राइट? तो आपका n क्या है सर, 3 है, n 3 है। यहाँ पे मैं चाहिए तो दिखा देता हूँ, n 3 है। तो मैंने ऑटोमेटिकली आपका ये पर्टिकुलर लाइन भी सेटिस्फाई किया है। और ये पर्टिकुलर लाइन मैंने कैसे सेटिस्फाई किया था, सारे के सारे
डेटा पॉइंट्स, तीनों के तीनों डेटा पॉइंट्स इस रिलेशनशिप के साथ बनाए थे, तो y इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। ओके, इतना पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे बताना है कि रैंक ऑफ x इक्वल टू 3 होना चाहिए, राइट? n का वैल्यू 3 है। मुझे बताना है रैंक ऑफ x इक्वल टू 3 है। ये मैंने कैसे मेक श्योर किया बताया? आपका जो x3 वाला जो कॉलम है ना, वो 2 टाइम्स x1 है। देखिए इसे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये वाला कॉलम तो इसके हेल्प से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स में एक साथ देख पा रहा हूँ, ठीक है? तो इस हिसाब से आपके इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 है। तो मैंने डेफिनेटली केस 5 के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेटिस्फाई करते हुए आपको आपका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। ओके, तो मैंने क्या किया होगा सर, क्योंकि ये केस 5 है, तो आप चाहिए तो आपके सिस्टम 2 को भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आपके सिस्टम 1 को भी सॉल्व कर सकते हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x, तो दोनों के सॉल्यूशंस सेम ही हो गए। आपका टीटा एंड आपका टीटा हैट सेम ही होगा। बस प्रॉब्लम क्या है सर, मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो मैंने क्या किया, आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज साइकिट लर्न मैंने यूज किया, या फिर आप npy भी यूज कर सकते हो, numpy मतलब, और मैंने इसी डेटा सेट को इंप्लीमेंट किया और आपके पैरामीटर्स निकाले, ठीक है? तो उसने मुझे m1 का वैल्यू ये बताया, आपके m2 का वैल्यू ये बताया, m3 का वैल्यू ये बताया और m0 का वैल्यू ये बताया, ठीक है? आप डेफिनेटली देख सकते हो ये जो पैरामीटर्स हमने ढूंढे हैं ट्रू वैल्यू से मैच नहीं करते। y प्रेजेंट है सर कॉलम स्पेस ऑफ x में, कोई नॉइस नहीं है, अभी भी मैं इन ट्रू पैरामीटर्स को ढूंढ नहीं पा रहा हूं। क्यों क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो सर? क्योंकि आपके फीचर्स एक तरह से आप बोल सकते हो डिपेंडेंट हो गए हैं, राइट? फैट मैट्रिक्स होने के कारण, ठीक है? फीचर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, इस वजह से y प्रेजेंट है कॉलम स्पेस ऑफ x में, फिर भी मैं ये ट्रू पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं ढूंढ पाया, ठीक है? पर ये जो पैरामीटर्स आपके लाइब्रेरी ने ढूंढ के दिए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है सर? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, हम तो दुविधा में पहुंच चुके हैं, हमें पता ही नहीं कि अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से कौन सा ढूंढना है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, राइट? आप स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला वेक्टर चूज करिए, स्मॉलेस्ट नॉर्म थीटा आप चूज करिए। तो मैंने वो कैलकुलेशन किया मैन्युअली, अभी वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन आपके फायदे का नहीं है, इसलिए मैं करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो अननेसेसरी लेंथ बढ़ जाएगा, वो लेंथ बढ़ाना मेरा काम नहीं है। तो मैंने इस इनफाइनाइट थीटास में से ऑप्टिमाइजेशन यूज करके, कैलकुलस का बेसिक मैंने यूज करके, मैंने ऐसा थीटा चूज किया जिसका नॉर्म सबसे छोटा हो, और मेरा जो थीटा मैंने निकाला था ना, ठीक है, वो सेम थे ये वैल्यूज उसमें। तो आपके जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं वो भी आपको ये स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला ही सॉल्यूशन निकाल के देते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी का काम क्या है? आपको कुछ तो आउटपुट ला के देना। वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो मेरे को पता नहीं उसमें से क्या चूज करना है। तो इसलिए बैकएंड में किसी इंजीनियर ने उससे कोड करने के टाइम मेक श्योर किया है कि स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला सॉल्यूशन वो आपको निकाल के दे। ये बेसिकली ये कैसे किया जाता है अगर आप समझना चाहते हो, तो ये बेसिकली सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की हेल्प से किया जाता है। पर अभी मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक तरह से आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, वो एक तरह से आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। पर उसका बेसिक काम क्या होता है पता है? इन सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको निकाल के देना जिसका सबसे छोटा इक्लूडियन लेंथ है या फिर स्मॉलेस्ट नॉर्म था। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए। इसे अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है? मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, मैं वो पर्टिकुलर टीटा चूज करना चाहता हूं, मैं वो पर्टिकुलर टीटा चूज करना चाहता हूं जो आपके इस इक्लिडियन नॉर्म को मिनिमाइज करे। मैं ऐसा पर्टिकुलर टीटा चूज करना चाहता हूं, ठीक है? यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट भी देना होगा, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट भी देना इंपॉर्टेंट है। गिवन द कंस्ट्रेंट, यहाँ पे आप चाहिए तो कंस्ट्रेंट भी लिख सकते हो, एक्स टीटा इक्वल टू वाई, ये कंस्ट्रेंट है।
आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका थीटा ढूंढना चाहते हो इस कंस्ट्रेंट के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से आपका स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि ये था इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। इससे आपका L2 रेगुलराइजेशन मत समझना, इससे आपका L2 रेगुलराइजेशन मत समझना। क्यों नहीं समझना है पता है, उसका भी मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूं। ठीक है, वापस से यहां पे आते हैं। ठीक है, वापस से यहां पे आते हैं। तो देखिए, यहां पे आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो क्या? यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई तो एक टीटा हैट यहाँ पे चूज करते हो, राइट, स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला, वो टीटा हैट यहाँ पे रखिए। उस हिसाब से आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए सम ऑफ स्क्वायर एरर का वैल्यू क्या होगा सर? 0 होगा, राइट। आप कोई एरर नहीं करने वाले हो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे, तो आप कोई एरर नहीं करने वाले हो, क्योंकि जब y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x आप एरर ही नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं जो 0 एरर क्रिएट कर सकते हैं मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट में से, पर उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से मैंने एक टीटा हैट ऐसा चूज किया जिसका स्मॉलेस्ट नॉर्म है। मैंने ऐसा टीटा हैट चूज किया जिसका स्मॉलेस्ट नॉर्म है, और वहां पे भी आपका क्या होगा सर? वो सारे ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को टच करने वाला है सर, तो आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर 0 ही होने वाला है। वहां पे आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर 0 ही होने वाला है। पर आप अगर पहले से मशीन लर्निंग पढ़े हो तो आपको L2 रेगुलराइजेशन पता होगा, जो आपके सिलेबस में भी है। L2 रेगुलराइजेशन में हम सम ऑफ स्क्वायर एरर 0 करने की कोशिश नहीं करते हैं सर। ये अलग कुछ तो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसे मिक्स मत करिए। अगर आपको नहीं पता है L2 रेगुलराइजेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इग्नोर करिए मेरी बातों को। पर ये मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉलेस्ट नॉर्म्स ढूंढने से, मतलब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, उसमें से आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा जिसका सबसे स्मॉलेस्ट नॉर्म है, जिसका यूक्लिडियन लेंथ सबसे छोटा है। ओके, ओके, मैं होप कर रहा हूं अगर आपको L2 रेगुलराइजेशन अब तक नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे हम थोड़ा ना ट्रेनिंग डेटा सेट के एरर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ताकि जनरलाइजेशन ज्यादा अच्छा कर सके, मतलब टेस्टिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो वो रेगुलराइजेशन वाला थोड़ा टॉपिक होता है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा सेट पे 0 ही एरर कर रहे हैं सर। अभी भी सम ऑफ स्क्वायर एरर आपके ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए 0 ही है, वहां पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसे एग्जैक्टली L2 रेगुलराइजेशन मत समझना, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इसे एग्जैक्टली L2 रेगुलराइजेशन मत समझना। आपने बस क्या किया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन चूज किया जिसका स्मॉलेस्ट नॉर्म है। अब मैं बहुत सारे डिटेल्स, मेरा बताने का मन तो है आपको, पर मैं रोक रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे वापस से डिस्कशन करूंगा जब हम रेगुलराइजेशन टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। ओके, अभी मैं लास्ट में एक चीज बता देता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या? आपको, आप आपके जे को जब प्लॉट करोगे, आपके थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 0 के रेस्पेक्ट में, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, M1 हैट, M2 हैट, M3 हैट, M0 हैट के रेस्पेक्ट में जब प्लॉट करोगे, तो वो कॉस्ट फंक्शन का शेप क्या होगा? वो डेफिनेटली एक कॉन्वेक्स फंक्शन है, वो एक डेफिनेटली एक कॉन्वेक्स फंक्शन ही है। बस क्या है सर, वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है सर, वो एक फ्लैट है नीचे से। इसी वजह से आपको यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले थे, इसी वजह से यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले थे। तो आपका कॉन्वेक्स फंक्शन तो है, पर स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स नहीं है सर, वो नीचे से फ्लैट है। ओके सर, मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर में मजा आया और इस केस को भी आपने बहुत ही डिटेल में समझा है। थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ,
पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ। तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।